नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक बुटरेजा। हम प्रतिदिन आपको नई नई शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं। आज जिन शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो न केवल सामाजिक है, धार्मिक है, शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन भी हैं और वरिष्ठ पॉलिटिशियन है अशोक बुवानीवाला जी। भिवानी के अंदर इनका काफी नाम भी है, न केवल भिवानी में बल्कि पूरे प्रदेश भर में इनका नाम है। अशोक बुवानीवाला जी से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनके बारे में बताएंगे। आपको पहले मैं बता दूं कि अशोक बुवानीवाला जी काफी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। शुरुआत में ये एनएसयूआई के वाइस प्रेसिडेंट भी थे, यूथ कांग्रेस में भी रहे हैं और मीडिया एडवाइजर भी सीएम के रहे हैं, साथ ही प्रवक्ता भी कांग्रेस पार्टी के रहे हैं। उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आज की राजनीति किस ओर चल रही है। वहीं साथ ही हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आप दोनों का स्वागत है सर। अशोक जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा। सर, क्या कहेंगे जो आज की राजनीति है? हालांकि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस अगर पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति आज किस राह पर चल रही है? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का जो सर्वाइवल है वो एक नए दौर से अभी गुजर रहा है। बहुत सारे लोग पार्टी में नए जुड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग छोड़ के भी जा रहे हैं। और राहुल गांधी जी की एक विचारधारा है और राहुल गांधी जी चाहते हैं कि यूथ को हम फोकस करें और यूथ को फोकस करके एक नई विचारधारा को क्रिएट करना चाहते हैं जो राष्ट्रवादी विचारधारा हो और देश के लिए कुछ नया करने की सोचते हों। ऐसे लोगों को हम लोग राहुल गांधी जी का जो विज़न है उसको हम लोग देखते हैं। और जो यात्रा चल रही है, पद यात्रा जो चल रही है राहुल गांधी जी की, उस यात्रा में भी उस बात का एक संकेत हम लोगों को मिलता है कि पूरे देश में एक माहौल बने और पूरे देश में जो समस्याएं हैं, देश की समस्या, जो प्रदेश की समस्या, वो साझा कर रहे हैं राहुल गांधी जी। और वो विज़न शेयर कर रहे हैं, नया विज़न। मैं समझता हूँ कि आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस का जब समय होता है तो निश्चित तौर पे पूरे देश में, पूरे हरियाणा में विकास होता है। जब जब कांग्रेस रही है, जब जब स्टेट में विकास हुआ है। नरेंद्र मोदी जी आज देश में जिस प्रकार से उन्होंने एक लोगों को कैप्चर किया है और नरेंद्र मोदी जी ने एक नया जो मुद्दे दिए हैं, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों का एक घालमेल भी किया है और इसका उन्हें राजनीतिक फायदा भी हुआ है। ऐसे में जिस प्रकार से मोदी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी की विचारधारा जो कांग्रेस को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो उसका कैसे मुकाबला कर पाएगी? आपने अभी एक जिक्र किया कैप्चरिंग का, तो बेसिकली आपके ही शब्दों में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मोदी जी कैप्चरिंग की भूमिका में है और देश कभी कैप्चरिंग की भूमिका में चलता नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे इस देश में विभिन्न जातियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के वर्ग के लोग हैं और जहाँ विभिन्न वर्ग के लोग हों वहाँ पे खुले मन से, खुले दिल से काम करना पड़ता है, जो कि मोदी जी का विज़न नहीं है। मोदी जी इस देश को जिस तरह सांप्रदायिक सिस्टम पे ले जाना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत लंबा समय मोदी जी का होने वाला नहीं है। जितना समय होना था वो भगवान राम को या भगवान शिव को या भगवान, जितने भी हमारे भगवान हैं, हम सबके भगवान हैं, उनको बेच के राजनीतिक सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक धार्मिक उन्माद के रूप में मैं उनको देखता हूँ, न कि देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के काम करने के लिए, देश के विकास के लिए उनको मैं नहीं देखता हूँ। चुनाव नज़दीक आते आते भारतीय जनता पार्टी सरकार जो सेंटर में है, उसके हमले बढ़ गए हैं कांग्रेस पे या उसके जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, चाहे आप ईडी का केजरीवाल जी को अंदर ले जाना हो या कांग्रेस का जो अकाउंट्स को सीज करना है, और इसी प्रकार शिबू अपने सोरेन को आप इन्होंने अंदर किया है और भी कई जगह छापेमारी चल रही है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि देश में ये पहला ऐसा लोकतंत्र है जहाँ पे चुने हुए लोग, चाहे वो सोरेन जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, उनको मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने अंदर किया है। आज तक आज़ादी के बाद कभी ऐसा हुआ नहीं है और ये पहला ऐसा दबाव की राजनीति हो रही है, चाहे वो सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग करने की बात हो, चाहे
एक भय पैदा कर रहे हों, क्योंकि बड़े लोगों को अंदर करते हैं तो नीचे लोगों को भय पैदा होता है। तो मैं समझता हूँ कि भय की राजनीति है, और भय की राजनीति में कोई भी चीज़ें आप किसी तरह से, आपने 1977 की राजनीति देखी होगी, भय की राजनीति थी उस समय भी, इमरजेंसी का काल था। लेकिन आज भी ये इमरजेंसी को भी एक तरह से मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर भी सिर से पानी फिर गया है, और ये आने वाले टाइम में बहुत ही खतरनाक साबित होगा, और आपसी भाईचारा भी खराब होगा उससे, और आपसी द्वेष भी पैदा होगा। केजरीवाल जी को जिस प्रकार से इन्होंने सरकार ने अब अंदर किया है ईडी के माध्यम से, तो इसका आने वाले चुनाव पे क्या असर होगा? बहुत बड़ा असर होने वाला है। जिन सीटों पे कंपटीशन था दिल्ली में, पंजाब में, वो कंपटीशन अब ख़त्म हो गया है। इंडिया गठबंधन की सारी सीटें, दिल्ली की, पंजाब की, इवन हरियाणा में भी आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में बहुत सारा स्पेस कांग्रेस को मिलने वाला है, और पूरा जो देश है, पूरा जो आम जनता है, उनको एक तरह से भय का माहौल, और एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे पुराने टाइम में जो मुस्लिम स्टेट्स होती थी, और एक मुस्लिम स्टेट्स में किस तरह से कब्जा होता था सत्ताओं पर, राज पे, वो सब दोबारा से दिखने लगा है। मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा लोकतांत्रिक सिस्टम में, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर चुनाव में इस बात का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, और कांग्रेस आगे बढ़ेगी। भाजपा को अपर कास्ट की पार्टी कहा जाता है आमतौर पर, जिसमें वैश्य समाज भी है, आपका राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, पंजाबी भी है। आप एक वैश्य समाज की लंबे समय से सामाजिक रूप से भी आप उनका अग्रणी रहे हैं, और समाज को भी आपने कई मामलों में लीड किया है, मतलब दर्जनों संस्थाओं से भी जुड़े हैं। वैश्य समाज का क्या मूड दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ इस बार के चुनाव में? हरियाणा के अंदर जो प्रतिनिधित्व वैश्य समाज को मिलना चाहिए था, वो प्रतिनिधित्व कभी मिला नहीं। भारतीय जनता पार्टी, एक ज़माना था कि वैश्यों की पार्टी कहा जाती थी, लेकिन आप पूरे देश में देख लीजिए, इतनी सारी सीटें उन्होंने डिक्लेयर की है। पूरे हिंदुस्तान में 5 टिकटें आज तक उन्होंने दी है। तो कहीं ऐसा लगता नहीं है कि वो वैश्य लोगों को प्रमोट कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि अब की बार वैश्य समाज का मूड बदला हुआ है, और हरियाणा में खास करके, क्योंकि इतना ज़्यादा क्योंकि मैं समझता हूँ व्यापार के अंदर भी डैमेज हुए हैं, और भी सारी चीज़ों में जहाँ नौकरियाँ मिलनी चाहिए व्यापार अग्रवालों को, वो भी नहीं मिली है। जहाँ सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिली है। तो बहुत सारी चीज़ों में वैश्य समाज समझता है, और बहुत बुद्धिजीवी है। आप तो समझते हैं कि एक एक वैश्य जो है वो 10-10, 20-20 वोटों पे भारी है। तो आने वाले टाइम में जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वैश्य समाज ने पूरी तरह से विरोध दर्ज कराया है। वोट के माध्यम से विरोध दर्ज कराते हैं, ओपन में आके कभी वैश्य समाज तो ये दिखाई देता है कि वैश्य समाज को भारतीय जनता पार्टी ने एक वोट के रूप में हमेशा इस्तेमाल हाँ, किया है। हमेशा मंच और लंच की व्यवस्था के लिए वैश्य समाज को यूज़ किया है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई है, आपने देखा कि ट्रेजरर हमारे समाज का बनाया है। तो कब तक ट्रेजरर बनाते रहेंगे? मतलब हमें भी सत्ता में भागीदारी कैश चाहिए। कहीं और है और हाँ, तो चाबी किसी के और के पास है। अभी भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी से 2 टिकट मांग रहे थे, उन्होंने टिकट नहीं दी, बल्कि कांग्रेस से ही एक आदमी को बुला के टिकट दिया है। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक डैमेज होने वाला है आने वाले टाइम में। सर 2015 से लेकर के 2019 तक आप मीडिया एडवाइजर रहे हैं मुख्यमंत्री के। आरोप लगते रहे हैं पिछली सरकार पे भी, कांग्रेस पे भी, कि समान रूप से विकास जो है प्रदेश में नहीं करवाया है। आप खुद भी जो है देखते होंगे कि जब आप रोहतक से भिवानी आते थे तो कहीं ना कहीं एक डिवाइडर होता था कि रोहतक से कलानौर तक तो रोड चौड़े होते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद बिल्कुल संकुचित सड़क जो है वो हो जाती थी। 9 से 14 के बीच में देखो क्या है कि सामाजिक दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को किसी भी तरह से आप प्रोड्यूस कर लो, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कैसे भी प्रोड्यूस कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपने टाइम में पूरा समुचित विकास कराया। और जिस रोड की आप बात कर रहे हो, उस रोड पे टोल लगना था, और टोल लगने की वजह से यहाँ के जो प्रतिनिधि विधायक थे हमारी पार्टी के, उन्होंने रिटर्न में चिट्ठी लिख कर दे रखी है
कि ये टोल नहीं लगना चाहिए और टोल लगने से भिवानी के लोगों को नुकसान होगा। तो जिसकी वजह से जो टेंडर हुआ था, टेंडर पे कुछ रुकावटें आई थी। इंटरनल कुछ चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा मीडिया के सामने इसलिए नहीं कहना चाहता। ये समुचित एक विकास हुआ और कुछ इंटरनल अड़चनों की वजह से वो रोड नहीं बन पाया। और जो कुछ एरिया ऐसा भी था जहाँ पे इकवार होनी थी ज़मीनें, तो इकवार नहीं हो पाई और आने वाले टाइम में वो प्रोसेस में थी, पैसा भी एलोकेट हो गया था। वो सारी चीज़ें पॉलिटिकल एंगल से मत देखो, ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपसे शेयर मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता। और अशोक जी, ये तो चलो सड़क का मामला हुआ, एक आम आरोप रहता है कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा है। इससे आम कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है या नेता है उसके लिए बड़ी दिक्कतें आ जाती है, भाई इस गुट में बैठूं या इस गुट में बैठूं। क्या ये चुनाव, लोकसभा चुनाव अब आ रहा है हरियाणा में, क्या ये गुटबाजी पार्टी को ले नहीं बैठेगी? तो मैं समझता हूँ कोई गुटबाजी बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं है। मीडिया के लोग गुटबाजी को ज़्यादा एक्सपोज करते हैं और हमारे अपोजिशन साथी भी, भारतीय जनता पार्टी है या दूसरे जो लोग हैं जेजेपी के लोग, उस गुटबाजी को एक्सपोज ज़्यादा करते हैं। हालांकि ऐसे गुटबाजी है नहीं, सारे इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे मिलते हैं, इकट्ठी बात होती है। और अभी भी जो पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा, सारे मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मैं समझता हूँ कि 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे और एक अच्छा माहौल प्रदेश को देंगे। वंशवाद का जो आरोप है वो कांग्रेस के ऊपर लगता है। कहा जाता है कि कांग्रेस के नेता जो है केवल अपने बच्चों को ही आगे लेकर के आने की संभावनाओं को तलाशते हैं, जो दूसरे कार्यकर्ता हैं उनको आगे नहीं आने दिया जाता। इस प्रकार के आरोप दूसरी पार्टियां भी लगाती हैं आप लोगों के ऊपर, क्या मानते हैं आप, कितनी सच्चाई है इस मामले में? वंशवाद एक मिथ्या है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी भी इस तरह के टिकटें बांट रही हैं। आपने देखा होगा कि सुषमा स्वराज की बिटिया को भी टिकट दिया है, प्रमोद महाजन की बिटिया को भी टिकट दिया है। पूरे देश में ऐसा चल रहा है। अब मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ तो मेरा बेटा भी तो राजनीति करेगा। कोई आदमी डॉक्टर बन रहा है तो डॉक्टर उसका बेटा भी बन जाता है। ठीक बात। कोई व्यापारी है तो व्यापारी उसका बेटा बन जाता है। तो ये वंशवाद नहीं है, ये जिसकी इच्छा होती है। और बहुत सारे ऐसे राजनेता भी हैं हमारे देश में जो जिनके फादर राजनेता रहे लेकिन बेटे राज में नहीं आ पाए। ये वंशवाद नहीं है, बेसिकली इंटरेस्ट की बात है। जिसका इंटरेस्ट राजनीति में होता है वो आता है और सभी पार्टियों में मिलेगा आपको। भाजपा में ले लो, चौटाला में तो पूरी पार्टी चौटाला की वंशवाद से घिरी हुई है। तो पूरे देश में ऐसा चलता है, कांग्रेस में भी ऐसा है। मैं समझता हूँ कि इसको कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस टिक आवंटन में पिछड़ती जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह पहले तक सभी टिकटों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस ने अब तक एक टिकट की भी घोषणा नहीं की है। क्या इससे चुनाव प्रचार का कोई असर नहीं आएगा कांग्रेस के? देखो, जितना लंबे समय किसी भी कैंडिडेट को मिलता है उतना फ़ायदा भी होता है, उतना नुकसान भी होता है। तो कांग्रेस की अपनी एक मूल स्ट्रेटजी रहती है, एक प्रक्रिया है जो हमेशा लास्ट मोमेंट पे टिकट देती है। और बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, एक एक सीट पे 10-10, 12-12 कैंडिडेट हैं हमारे। तो उनको छट्टी करने में भी टाइम लगता है, उनसे बातचीत करने में भी टाइम लगता है। तो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक नुकसान इसका नहीं होता। हाँ, पब्लिक में एक वाक युद्ध जरूर चलता रहता है, चर्चा जरूर चलती रहती है, राजनीतिक चर्चा। तो राजनीति में इसका फायदा ही मिलता है, नुकसान नहीं। अब भिवानी, जहाँ तक विधानसभा का प्रश्न है, बात या विकास की, भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती हैं, जो सरकार है दावे करते हैं कि हमने ये काम किया वो किया। तो कांग्रेस इसको किस नज़र से देखती है, या विकास कितना हुआ आपकी नज़र में? बेसिकली विकास की परिभाषा कुछ है नहीं। इस देश में जितना विकास कांग्रेस पार्टी ने किया है, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 से लेकर आज तक, उस विकास, बीजेपी के विकास के सामने कुछ भी मायने नहीं रखता है। हमारा जो विकास, कांग्रेस पार्टी का जो विकास कार्य, वो दिखता है लोगों को। चाहे रोड्स की बात हो, चाहे इंडस्ट्री लगाने की बात हो, चाहे और सारे मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं, और रोज़गार क्रिएट करने की बात हो। कांग्रेस पार्टी के पास एक विज़न है जो दूसरे दलों के पास नहीं है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जब जब आई है, जब तक व्यापारी को फ़ायदा हुआ है, एक बेरोज़गार को फ़ायदा हुआ है, एक इंडस्ट्री लगाने वाले को फ़ायदा होता है, और हर आदमी को, हर वर्ग को फ़ायदा होता है। आप देखिए कि हर स्कीम कांग्रेस की है, इन्होंने नाम बदल के उन स्कीमों को इंट्रोड्यूस कर दिया है। सारी चीज़ें कांग्रेस की क्रिएट की हुई है।
भिवानी विधानसभा के लोग किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, सरकार की अनदेखी क्या है? आप देखिए कि पिछले 15 वर्षों से जो विधायक हमारे भिवानी के हैं, वो विकास परक विधायक नहीं है, विकास की उसके पास विज़न नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितना भी डेवलपमेंट का पैसा आता है, उसका यूटिलाइजेशन हमारे विधायक साहब कोई प्लानिंग से खर्च नहीं करा पाते। और आज यहाँ पे जो पेयजल की समस्या है, आज रोड्स की समस्या है, आज रोज़गार की समस्या है, छोटी छोटी समस्याएं हैं। आप मैं वार्डों में आज भी सुबह से कई वार्डों में मैं गया हूँ, हर जगह समस्या मुँह बाय खड़ी है। तो विधायक जी कभी भी यहाँ के जो है उन समस्याओं को देखते नहीं हैं, नज़रअंदाज करते हैं। और कोई दूसरा आदमी कोई बात बताने भी जाता है तो मैं समझता हूँ उनको इस तरह से देखते हैं कि भी पता नहीं क्या ये चीज़ें मैं लेकर आ गया या क्यों बता रहा हूँ मैं। तो जो आदमी मोदी जी के नाम पे वोट डाल गया, वो विधायक भी उसी तरह से एंगल से देखता है, चाहे यहाँ के पार्लियामेंट का सांसद है, चाहे यहाँ का विधानसभा का प्रतिनिधि है। वो सोचता है कि मेरे नाम से तो वोट मिला नहीं, मोदी जी के नाम पे वोट मिला है, वो आगे भी मिलता रहेगा। तो जब तक देश में माहौल को देख के वोट देंगे, तब तक हम लोग जिस तरह की समस्याएं से फेस कर रहे हैं वो करते रहेंगे। आज मैं समझता हूँ कि व्यक्ति को देखकर वोट देना चाहिए जो विकास करवा सकता हो, डेवलपमेंट करा सकता हो, जिसका विज़न हो। तो आने वाले टाइम में मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि लोग माहौल को देखकर वोट ना दें, व्यक्ति को वोट दें, ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके। आपका स्वयं का क्या मूड है सर? किस आप क्या भिवानी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं? तो मन तो हर एक का होता है प्रतिनिधि बनने के लिए, मैं भी उस लाइन में खड़ा हूँ। और पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं लड़ूंगा, और निश्चित तौर पे एक अच्छा काम, एक अच्छा डेवलपमेंट का काम हम लोग करके दिखाएंगे। एक लैंडमार्क सिद्ध होगा जब भी हमें ये मौका मिलेगा। एक अच्छा काम करेंगे, सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे। आपकी पार्टी के ऊपर एक आरोप लगते हैं कि आपकी पार्टी ने जमीनों के नाम पर भ्रष्टाचार किया था, नौकरियों के नाम पर भ्रष्टाचार किया था। इस तरह के आरोप आपकी पार्टी के ऊपर लगते हैं। आप क्या मानते हैं, क्या वो आरोप निराधार हैं या उन आरोपों में कोई ताकत है? क्योंकि उस मामले की आज तक इंक्वायरियां भी जो है वो भी चल रही है। 10 साल हो गए हमारी अपोजिशन की सरकार है, और 10 साल पहले भी ये आरोप लगते रहे थे, आज भी आरोप लग रहे हैं। आज तो प्रधानमंत्री से लेके और नीचे विधायक तक इनका है। अगर उन आरोपों में दम है तो अंदर कर देते। अगर ये सब निराधार आरोप है, केवल राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए आरोप लगाए जाते हैं। अभी भी आपने केजरीवाल जी का जिक्र किया, सोरेन का जिक्र, सारा राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए आरोप लगे और उनको अंदर कर दिया। मैं समझता हूँ कि इनमें कोई दम नहीं है, पूरे निराधार आरोप है। और किसी तरह का कोई भी इस तरह का आरोप सिद्ध नहीं कर पाई ये सरकार। इतनी जांच एजेंसियां बैठा रखी हैं, उसके बावजूद भी कोई भी एक आदमी, सिंगल आदमी भी आरोप के घेरे में नहीं आया, आरोप के मतलब सिद्ध नहीं कर पाया इसको। अशोक जी, आप पूरा देश घूमते हैं, सारे देश का मूड क्या लगता है आपको कि वह लोकसभा? पूरे देश में अराजकता का माहौल है, व्यापारी दुखी है, महंगाई से दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है। मूड कभी भी दिखता नहीं है राजनीति में। आप समझते हैं कि आने वाला जो व्यक्ति है, जो आने वाला जो सरकार है, वो जनता ने चुननी है। जनता बहुत ही समझदार है, अच्छे व्यक्ति को चुनेगी। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, बहुत चेंज मिलेगा आपको, जो अभी माहौल बना हुआ है। आप जिस प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि गुटबाजी आपकी पार्टी के अंदर नहीं है, लेकिन आप देखिए ना, एक तो हुड्डा ग्रुप हरियाणा के अंदर बना हुआ है, दूसरा एसआरके ग्रुप वो अलग से बना हुआ है, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। क्योंकि अगर एक पाले में जगह दिक्कत आती है तो दूसरे पाले में चले जाते हैं। इससे समस्याएं तो कार्यकर्ताओं को भी आती है और नेताओं को भी आती है। आप क्या मानते हैं, इस गुटबाजी से क्या पार्टी को नुकसान नहीं होगा? मैंने पहले भी कहा कि कोई गुटबाजी नहीं है, मीडिया का एक थॉट प्रोसेस है। मीडिया इस तरह की चीज़ों को उछालती है ताकि स्पेस मिल सके, और दर्शकों को भी इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में। मैं समझता हूँ कोई गुटबाजी नहीं है, सारे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और एसआरके हों चाहे हुड्डा साहब हों, सब एक छतरी के नीचे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और सारे मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, और सारे एक साथ बैठते हैं।
रोहतक लोकसभा में आप घूमे हो पिछले दिनों, क्योंकि रोहतक की सीट लगभग तय है। हरियाणा में वही जो दीपेंद्र हुड्डा लड़ेंगे चुनाव, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। तो एक तरह से मैदान में आ चुके हैं दोनों खिलाड़ी। तो क्या आपको वहाँ का माहौल क्या लगता है वहाँ? वो 100% दीपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस में जो प्रत्याशी बनेंगे वो विजयी होंगे। हर आदमी दीपेंद्र को चाहता है, हर आदमी दीपेंद्र को पसंद करता है। मैं समझता हूँ कि मैं भी आज भी सुबह कुछ लोगों से मिला हूँ, और 5-6 दिन पहले भी मैं कोसली विधानसभा के अंदर गया था। और कोसली के अंदर जबकि पूरा एटमॉस्फेयर ही बाहुल्य है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग दीपेंद्र की पार्लियामेंट के टाइम के दिन को याद करते हैं, उसको स्मरण करते हैं। उसको कई लोगों ने मुझसे साझा भी किया, और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे बहुमत से वहाँ से जीतेंगे। लाखों की तादाद में लोग दीपेंद्र को चाहते हैं, लाखों की तादाद में लोग दीपेंद्र को पोल करेंगे, और काफ़ी बड़ी मार्जिन से दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे, दोबारा लोकसभा के एक लोकसभा के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। आप भिवानी से भी जो है संबंध रखते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए तो भिवानी महेंद्रगढ़ में कौन कैंडिडेट आ सकता है, और दूसरी बात कब तक आने की उम्मीदें हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जल्दी कैंडिडेट आए ताकि वो लोग भी जान सकें कि किस प्रकार का चुनाव जो है वो देखने को मिलेगा, क्या चुनाव रोचक हो पाएगा या एक तरफा जो है चुनाव होगा। बहुत अच्छा महेंद्र और भिवानी पार्लियामेंट का चुनाव होगा, और 1-2 दिन में टिकटें घोषित होने वाली हैं। जो भी कैंडिडेट आएगा बहुत अच्छा कैंडिडेट आएगा, और हम सब उसकी मदद करेंगे, दिल जान से करेंगे, और उसको पार्लियामेंट तक ले जाएंगे। ये थे अशोक भुवानीवाला जी। अशोक भुवानीवाला जी का कहना है कि कांग्रेस के अंदर किसी भी प्रकार की ना तो गुटबाजी है ना वंशवाद है। इस तरह के जो आरोप है वो केवल मीडिया की देन है, इस प्रकार का कहना उनका कहना है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस जो है अगले 2 दिन के अंदर अंदर टिकटों की जो घोषणा है वो कर देगी और सुटेबल कैंडिडेट जनता को मिलेगा ताकि जनता उसके बारे में सोच सके। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। नमस्कार।